हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वन वर्ड के बारे में बात करेंगे। ये सभी वन वर्ड अभी हाल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन वन वर्ड्स को पहले आप हल करने की कोशिश करें। ये काम पहले आपका है। इसके बाद आप अपने आंसर को आप हमारे आंसर से मैच करें, देखिए कि आपका कितना सही है या कितना गलत है। आज के इस वीडियो सेशन में टोटल 21 वर्ड्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। वीडियो को रोक कर पॉज करके आप पहले इसको बनाएं और फिर आप अपने आंसर को हमारे आंसर से मैच करें। तो चलिए देखा जाए आज का फर्स्ट वन वर्ड क्या है। कह रहा क्या, कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म, ठीक है ना, और इविल टू समवन। इसका हिंदी समझना जरूरी है। अगर हिंदी जो फ्रेजेस जो दिए गए हैं या जो सेंटेंस दिए गए हैं, अगर आप उसका हिंदी ढंग से नहीं निकाल पाते हैं तो आप इसके राइट आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो पहले वाक्य को समझिए, उसका पहले शुद्ध शुद्ध हिंदी निकालें और इसके बाद आप ऑप्शन पर विचार करें। करे कि कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और इविल टू समवन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की चीज को हम क्या कहेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की बात सोचता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं: कायोटिक, इंसिपिड, मेलवोलेंट और रैंकोर। इसमें से राइट आंसर क्या है आपको चुनाव करना है। ठीक है ना, किसी व्यक्ति को गलत करना, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के भावना को, फीलिंग्स को या इस तरह के गुण को हम क्या कहेंगे। चलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो मेलवोलेंट होना चाहिए। देखिए, यदि कोई व्यक्ति मेलवोलेंट किस्म का व्यक्ति है, यानी कि वो किसी व्यक्ति को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये दुष्ट स्वभाव के होते हैं। मेलवोलेंट का अगर शाब्दिक अगर अर्थ कहा जाए तो दुष्ट होगा। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति मेलवोलेंट नेचर का है, मेलवोलेंट स्वभाव का है, तो वो दुष्ट स्वभाव का है। वो किसी व्यक्ति को वो कुछ नुकसान करना चाहता है। चलिए बाकी ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कायोटिक, देखिए यदि कोई चीज कायोटिक है तो वो चीज अस्त व्यस्त है, अव्यवस्थित है। आप इसको सरल भाषा में समझिए, अव्यवस्थित। यदि कोई चीज कायोटिक कंडीशन में है तो वो अव्यवस्थित तरीके में है। चलिए, इंसिपिड का मतलब होता है फीका, उदास। अगर कोई चीज अगर टेस्ट में अगर इंसिपिड है यानी कि वो फीका है, जैसे इंसिपिड कॉफी, इंसिपिड टी। चलिए, रैंकोर का मतलब क्या होता है ना, घृणा की भावना। आप ऐसे समझिए, रैंकोर का मतलब क्या होता है, घृणा की भावना या कड़वाहट, या एक शब्द में कहें कड़वाहट। ठीक है ना, तो चलिए इसका मतलब है कि हमारा इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। वन का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में करे क्या, फॉर सेकंड और नेग्लेक्टेड चाइल्ड, ठीक है ना, हु हैज नो होम एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज और हर टाइम ऑन द स्ट्रीट्स। इसका मतलब क्या हुआ, वो बच्चा जो कि छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है। ठीक है ना, त्यागा हुआ बच्चा, ठीक है ना, जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, उस बच्चे को छोड़ दिया गया है परिवार द्वारा और उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, ज्यादातर अपना समय सड़कों पर ही व्यतीत करता है। उस है ना बच्चे को क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास है, वैफ, फ्यूजिटिव, वल्नरेबल और मिसक्रिएंट। यानी कि वो बच्चा एक तरह का लावारिस बच्चा कह लीजिए, जिसके पास अपना कोई घर नहीं है और वो दुबला पतला, चूंकि उसको सही ढंग से खाना नहीं मिला है तो दुबला पतला हो चुका है और अपना समय वो सड़क पर वो गुजारता है, मारा मारा फिरते चलता है। ठीक है, चलिए इसमें पहले इसको बनाएं, वीडियो को पॉज कर ले और इसके बाद आप अपने आंसर को चेक करें। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए वैफ। वैफ क्या होता है, देखिए वैफ का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि एक वैसा बच्चा, वैसा व्यक्ति जो कि सड़क पर अपना जीवन बिताता है, क्योंकि उसके पास अपना रहने के लिए घर नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप ऐसे समझे, किसी लावारिस बच्चे को हम, है ना, किसी लावारिस वो दुबले पतले व्यक्ति को हम कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वैफ कह सकते हैं। ठीक है ना, दुबला पतला और मतलब ये सड़क पर ही जीवन बिताने वाले होते हैं, क्योंकि इनके पास अपना कोई घर नहीं होता है। हम लोग दूसरे ऑप्शंस पर भी विचार करते हैं। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो कि क्राइम किया है, अपराध किया है और वो दूसरे देश में चला गया है, क्योंकि है ना उस पर क्राइम किए जाने वाले देश में उस पर ट्रायल होना बाकी है। तो ये भगोड़ा जो होते हैं फ्यूजिटिव होते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरज चौधरी, ये सब क्या है, ये सब देश में पैसा लूटे हैं और यहां से फरार हो गए हैं, तो ये फ्यूजिटिव कहलाएंगे। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति वल्नरेबल है,
तो बहुत ही कमजोर है, जिस पर आघात किया जा सके। तो बेहद कमजोर को आप वल्नरेबल कहिए। यदि कोई चीज, अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज यदि वल्नरेबल है तो बेहद कमजोर है, जिस पर आघात पहुंचाना आसान हो, जिस पर आघात किया जा सके। छोटे शब्दों में कहें तो जिस पर आघात किया जा सके। ठीक है, जिस पर आघात किया जा सके। और मिसक्रिएंट का मतलब बदमाश होता है। तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा 2 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आइए 3 में, यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, इसका हिंदी पहले निकाला जाए। जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेशन कोई उत्सव मनाने के लिए, कोई सेलिब्रेट करने के लिए जो आप आग लगाते हैं बाहर में, घर के बाहर में जो आतिशबाजी होती है, उसको क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शंस दिया गया, बोन फायर, फेस्टिविटी, फायर पावर और फायर फाइट। मतलब आप ऐसे समझिए कि किसी चीज का जश्न मनाने के लिए जो आतिशबाजी जो किया जाता है, जो फायर बड़े पैमाने पर जो फायर लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बोन फायर होना चाहिए। बोन फायर का मतलब क्या होता है, आतिशबाजी करना जश्न मनाने के लिए, या कूड़ा करकट में भी आग लगा देने को बोन फायर कहते हैं। कूड़ा में आग लगा देना, कूड़ा करकट में आग लगाना, इसका 2 अर्थ होता है। बोन फायर का 2 अर्थ होता है, कूड़ा करकट में आग लगाना। चलिए एक तो मतलब ये हुआ, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, कूड़े के ढेर में आग लगा देते हैं, वो जल के खत्म हो जाता है। इसका जो दूसरा मतलब है वो है कि किसी चीज का जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी करना, ये भी बोनफायर होता है, ठीक है ना। तो जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी, जश्न मनाने के लिए किया गया आतिशबाजी, किया गया है ना, आतिशबाजी या जिस तरह से फायर का इस्तेमाल कर सके, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बोनफायर। चलिए फेस्टिविटी क्या होता है, आमोद प्रमोद। आप इसको अगर सरल अगर हिंदी इसका निकालना चाहते हैं तो आमोद प्रमोद, ठीक है ना, उल्लास को हम लोग कहते हैं फेस्टिविटी, जिसका संबंध फेस्टिवल से है। फायर पावर का मतलब होता है कि मतलब फायर में जो पावर है उससे संबंधित चीज को फायर पावर कहते हैं। और फायर फाइट का मतलब होता है आग बुझाने को फायर फाइट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर 3 का आंसर ए होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ए सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ 2 थिंग्स ऑन विच ए कंपैरिजन मे बी बेस्ड। चलिए इसका हिंदी पहले निकालते हैं। ए सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीजों के बीच की जो समानता दिखाई जाती है, ठीक है, जिस पर हम किसी चीज का तुलना कर सके, तो इसको हम क्या कहते हैं। ए सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स या ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीजों के जो समानता जो हम दिखलाते हैं, 2 चीजों में जो समानता दिखलाते हैं, जिस पर हम कंपैरिजन को आधारित कर सके, इसको क्या कहते हैं। तो इसके लिए चलिए ऑप्शंस क्या है, एनालॉजी, एमालगमेशन, एपैथी और एम्बिग्विटी। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है कि हम 2 चीजों के बीच हम तुलना करते हैं, ठीक है ना, और इसी आधार पर हम मतलब कि कंपैरिजन को सेट करते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग रीजनिंग में एनालॉजी टेस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। एनालॉजी टेस्ट क्या होता है वो आप ऐसे समझ सकते हैं, लकड़ी का संबंध ऐसे पूछता है ना, लकड़ी का संबंध यदि बढ़ई से है, ठीक है ना, यानी कि लकड़ी का काम यदि बढ़ई करते हैं तो लोहा का संबंध किससे होगा। तो मतलब आप पहले इन दोनों में पहले रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं और इसी रिलेशन के आधार पर आप इसका आंसर चूज करते हैं, इसी को कहते हैं एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी में क्या होता है कि 2 चीजों में समानता दिखाई जाती है, जैसे लकड़ी का काम एक बढ़ई करता है वैसे लोहा का काम लोहार करेगा, ठीक है, सोना का काम सोनार करेगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर के संबंध को देख करके आप नीचे न तय करते हैं, जैसा ऊपर रहेगा वैसा ही संबंध नीचे में होना चाहिए, तो इसी को एनालॉजी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा 4 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 4 का राइट आंसर ए होना चाहिए। कुछ और देख लेते हैं, एमालगमेशन। एमालगमेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के मिला देने को ना एमालगमेशन कहते हैं। एमालगमेट का मतलब होता है मिला देना, तो एमालगमेशन का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए मिश्रण। एमालगमेशन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक चीजों का जो मिश्रण होता है वो एमालगमेशन होता है। एपैथी का मतलब क्या होता है, उदासीनता। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, ठीक है, और एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्टता। एम्बिगुअस किसको कहते हैं, जो अस्पष्ट ना हो, तो अस्पष्टता जो होती है वो एम्बिग्विटी हो जाएगी, ठीक है ना, अस्पष्टता जो होगी वो एम्बिग्विटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारा 4 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइए नंबर 5 में आते हैं, कह रहे कि सर्टेन टू हैपन, जिसका होना निश्चित हो, जो हो के रहेगा,
ये बहुत बार पूछा गया है, ये वन वर्ड है ना, ये बहुत बार एसएससी के एग्जाम्स में ये पूछा गया है। सर्टेन टू हैपन, इसके लिए एक वर्ड क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं, इनएविटेबल, कन्वर्टिबल, इंडिस्पेंसिबल और जस्टिफिएबल। बच्चों आप पहले इसको खुद से बनाइए, इसके बाद फिर हमारा बारी आएगा, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कोई चीज जो कि हो के रहेगा, आज हो या 10 साल के बाद हो, जब भी होगा, लेकिन होगा जरूर, उसको टाला नहीं जा सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर इनविटेबल होना चाहिए, है ना। इनविटेबल का मतलब क्या होता है? जो अवश्य होगा, अवश्यम भावी, जो कि भविष्य में जो अवश्य होगा वो इनविटेबल होता है, जिसका होना निश्चित और निश्चित है। जैसे कि हमारा डेथ आज हो चाहे वर्षों के बाद हो, वो ये तो हो के रहेगा। हम कैसे लिखते हैं? आवर डेथ इज, अगर इसी को लिखना है तो कैसे लिखते हैं? आवर डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है ना। हमारा जो डेथ है वो हो के रहेगा, अवश्यम भावी है, आज हो या वर्षों के बाद हो। तो यदि कोई चीज सर्टेन टू हैपन है तो वो इनएविटेबल है। इसका मतलब है कि हमारा 5 का राइट आंसर ए होना चाहिए। और भी ऑप्शंस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। चलिए, कन्वर्टिबल का मतलब जिसको परिवर्तन किया जा सके, परिवर्तनीय, सरल भाषा में कहें तो परिवर्तनीय, जिसको बदला जा सके वो कन्वर्टिबल होता है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी, ठीक है ना। यदि कोई चीज अगर इंडिस्पेंसिबल है तो आवश्यक है, वो जरूरी है। और जस्टिफिएबल का मतलब होता है न्यायोचित, है ना, जो न्याय के अनुसार जो सही है, न्यायोचित जो होता है वो जस्टिफिएबल होता है। तो बच्चों इसका जो 5 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहे कि ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन ए वैन, ठीक है ना, लोगों के एक समूह जो कि यात्रा करते हैं वैन में, एक साथ यात्रा करते हैं। इसके लिए क्या वर्ड है? तो ब्रूड, ऑप्शन दिया है जिप्सीज, है ना, कैरावैन, कैरावैन इसको पढ़ेंगे कैरावैन, और कॉन्स्टिलेशन। देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो, क्या आप गेस कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? लोगों का एक समूह जो एक साथ, है ना, किसी वैन में वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कैरावैन होना चाहिए, ठीक है ना। कैरावैन का मतलब होता है काफिला, है ना। अगर इसको अगर सिंपल भाषा में कहें, अच्छा कारवा कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो एक और हिंदी है कारवा। रेगिस्तान में लोग जानवर के साथ, या जानवर का मतलब ऊंट के साथ, या किसी वैन में एक साथ यात्रा करते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में, ठीक है। इसको कहते हैं कैरावैन। कैरावैन का मतलब इसका हिंदी कहे तो कारवा, आने तो काफिला, ठीक है। चलिए, ब्रूड क्या होता है? वो पक्षी जो एक साथ अंडे देते हैं वो ब्रूड कहलाते हैं। जिप्सीज का मतलब आप ऐसे समझिए, खानाबदोश घुमंतु को जिप्सी कहते हैं, जिनका अपना कुछ है नहीं, ये जानवर के साथ घूमते रहते हैं, जिप्सी कहलाते हैं। और कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है? तारा का समूह कॉन्स्टिलेशन कहलाता है, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में तारामंडल। तो इसका तो वन वर्ड से कोई मतलब नहीं है। वन वर्ड पूछ रहा है क्या कि एक साथ घूमने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो वो है कैरावैन, काफिला या कारवा। इसका मतलब है कि 6 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। आइए नंबर 7 में, करेक्ट, ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। एक आदमी पास्ट के बारे में सोचने लगता है, और सेंटिमेंटल, है ना, वो भावुक हो जाता है। अब पास्ट बीते हुए, है ना, चीजों को सोचता है और वो भावुक हो जाता है। इस सेंटिमेंटल मेमोरी को क्या कहते हैं? चलिए, यूफोरिया, हिस्टीरिया, मैनिया, नोस्टाल्जिया। देखिए बहुत इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना। जब व्यक्ति का पास्ट में जो व्यक्ति सोचता है और वो सोच करके भावुक हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ अच्छे भी हुए हैं, कुछ खराब भी हुए हैं, सोच करके वो थोड़ा सा भावुक हो जाता है। इसके लिए राइट आंसर होना चाहिए नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया में क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने पास्ट जीवन के अच्छे चीजों को सोचता है, लेकिन कभी कभी उसके दिमाग में सैडनेस भी भर जाती है, क्योंकि उसके साथ कुछ गलत भी तो हुए होंगे। तो मतलब कि अच्छे और खराब, ठीक है ना, फीलिंग के मिश्रण को हम लोग कहते हैं नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया का मतलब सिंपल भाषा में समझिए तो मिश्रित भावना। मिश्रित भावना का मतलब क्या होगा? इसमें प्लेजर का भी भावना होगा और प्लस सैडनेस का भी भावना होगा। मिश्रित भावना को नोस्टाल्जिया कहते हैं। और इसी के कारण व्यक्ति जो है ना वो सेंटिमेंट से भर जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है, भावुक हो जाता है। चलिए, यूफोरिया का मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रसन्नता को, प्रसन्नता इतना ज्यादा कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, इसको यूफोरिया कहते हैं, है ना। तो इसको आप कह सकते हैं कि प्रसन्नता की मतलब अत्यधिक प्रसन्नता। सिंपल भाषा में समझिए तो अत्यधिक प्रसन्नता को यूफोरिया कहते हैं, अत्यधिक प्रसन्नता को यूफोरिया कहते हैं। चलिए, हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है कि भावनामाद, भावना में आप बह जाते हैं ना, भावनामाद इसका शुद्ध हिंदी होता है हिस्टीरिया। व्यक्ति का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता है, ठीक है ना। और मैनिया का मतलब कोई तरह का सनक जो होता है ना, वह मैनिया होता है।
तो चलिए सवाल पूछा गया है कि पास्ट के बारे में सेंटिमेंटल मेमोरी के लिए एक वर्ड बोलिए, तो इसके लिए एक वर्ड है नोस्टाल्जिया, यानी कि 7 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा नंबर 8 में, करे क्या, ए पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट। इसका हिंदी निकालते हैं, एक व्यक्ति जो हेल्प देता है, सहानुभूति देता है लोगों को जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को वो मदद करता है, वो सहानुभूति देता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, मोरालिस्ट ऑप्शन ए में है, पार्डनर ऑप्शन बी में है, सामारिटन ऑप्शन सी में है, और प्रीचर ऑप्शन डी में है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करे, उसको सहानुभूति दे, इसके लिए एक वर्ड है सामारिटन। सामारिटन वैसे व्यक्ति होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को हेल्प करते हैं। इसके लिए एक वर्ड अगर हम कहें तो सज्जन व्यक्ति है ना, सज्जन व्यक्ति को ना आपने कभी सुना होगा, सज्जन, सज्जन व्यक्ति को ना सामारिटन कहते हैं। ठीक है, चलिए मोरालिस्ट का मतलब नैतिकवादी हो जाएगा, जो नैतिकता की बात करे नैतिकवादी हो जाएगा मोरालिस्ट। चलिए पार्टनर क्षमा करने वाला, इसका तो वन वर्ड से कोई मतलब भी नहीं है, क्षमा करने वाले को पार्टनर कहेंगे जो पार्डन कर दे, और प्रीचर का मतलब उपदेशक जो उपदेश दे। ठीक है ना, चलिए तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 8 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 8 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइए नंबर 9 में आते हैं, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस। इसका हिंदी क्या निकलेगा, हिंदी निकालना मस्ट और मस्ट है, हिंदी नहीं निकाल पाते हैं आप वन वर्ड हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करेंगे कि पुट ऑफ का मतलब टाल देना, आप पहले इसको समझिए, ये वर्ड तो आपके पास होना चाहिए, बिना वर्ड का गुजारा होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा है, आप बिना वर्ड के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। करे क्या, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग, आप कोई चीज को करना टाल देते हैं, क्योंकि आपका ऐसा या तो आदत है, आदती आप टाल देते हैं, आपको टालने का आदत है, या आप में आलसपन है जिसके कारण आप टाल देते हैं। किसी चीज को करने से टाल देना को क्या कहते हैं, ठीक है ना, प्रोक्रेस्टिनेट, लैसीरेट, रिकुपरेट और एक्सेलरेट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रोक्रेस्टिनेट, इसका राइट आंसर होना चाहिए प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है ना, 9 का आंसर जो होगा वो ए होगा, है ना। प्रोक्रेस्टिनेट का हिंदी क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है टाल मटोल करना, मतलब आज नहीं करेंगे कल करेंगे। ठीक है ना, तो सवाल हमारा क्या है, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने से टाल देना, क्योंकि आपका ऐसा या तो आप आदती ऐसा करते हैं, हैबिचुअल केयरलेसनेस आप में है, लापरवाही है आदती, या आप में आलसपन है। 9 का राइट आंसर ए होगा। चलिए कुछ और भी ऑप्शंस का हिंदी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। लैसीरेट है ना, चीर फाड़ करना, किसी का शरीर को चीर फाड़ कर देना लैसीरेट कहलाता है। चलिए रिकुपरेट का मतलब होता है ना फिर से ठीक होना, पुनः ठीक होना, पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करना। ठीक है ना, पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करना। चलिए ये रिकुपरेट होता है, चंगा होना है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए एक वर्ड आप लिख सकते हैं, चंगा होना किसी बीमारी से। और एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, गति बढ़ाना, अगर आप कोई चीज को एक्सेलरेट करते हैं आप उसकी गति बढ़ाते हैं। तो हमारा राइट आंसर 9 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइए नंबर 10 में क्या है, करें क्या, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। आप बहुत ज्यादा सावधान है, सजग है कि किसी चीज का हर एक बारीकी से बारीकी चीज भी सही हो, मतलब आप थोड़े से भी गलती को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है ना, जो बहुत सतर्क रहे कि उसे किसी प्रकार की गलती ना हो। ठीक है, चलिए तो स्क्वीमिस, फास्टिडियस, इम्प्रिग्नेबल और स्टूबॉर्न है ना, इसके लिए जो राइट आंसर होना चाहिए वो फास्टिडियस होना चाहिए। फास्टिडियस व्यक्ति कौन से होते हैं, ये अति सावधान होते हैं ये चीजों के सही होने के प्रति। ठीक है ना, ये अति सावधान होते हैं चीजों के सही होने के प्रति। तो अगर कोई व्यक्ति फास्टिडियस है तो इसका मतलब है कि वो चुनिंदा है, काम को चुन के करता है, जैसे तैसे नहीं करता है। चलिए स्क्वीमिस बढ़िया वर्ड है। स्क्वीमिस का मतलब क्या होता है ना कि जो कि जल्दी उसका तबियत खराब हो जाए, खून वगैरह देखेगा तो तुरंत उसका तबियत बिगड़ जाएगा, वोमिटिंग जैसा मन हो जाएगा। ठीक है ना, ये तुरंत अपसेट होने वाले आदमी होते हैं। ठीक है ना, तो स्क्वीमिस का जो राइट अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसका हिंदी होता है सुकुमार। सुकुमार कौन होते हैं, जो कि अनप्लीजेंट चीज को ये देख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए इम्प्रिग्नेबल का मतलब क्या होता है, जिसे भेदा ना जा सके। ठीक है ना, इम्प्रिग्नेबल का मतलब होता है अभेद, सिंपल सा बात है तो अभेद, जैसे अभेद किला। ठीक है, और स्टूबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी। स्टूबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी। इसका मतलब है कि हमारा 10 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए 11 में आते हैं, करें कि समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी
दैट यू कैन नॉट डू विदाउट। इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि कोई चीज है जो आपके लिए बेहद जरूरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, आपके लिए बेहद जरूरी है, आप उसके बिना कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड क्या है ना? इंसुलर, आइसोलेटेड, इंडिस्पेंसिबल और इंटॉलरेंट। ठीक है ना? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इंडिस्पेंसिबल होना चाहिए। ध्यान दिया जाए, यदि कोई चीज इंडिस्पेंसिबल है तो वो चीज बहुत जरूरी है, उसके बिना आप चल नहीं सकते। आज के डेट में सेलफोन क्या हो गया है? एक इंडिस्पेंसिबल आइटम हो गया है। आप इसके बिना आप अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 11 का राइट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है ना? इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिस पर हम ज्यादा बात कर सके। इंटॉलरेंट को एक बार देख लेते हैं। इंटॉलरेंट का मतलब होता है असहिष्णु, जिसमें सहिष्णुता नहीं होती है। ठीक है ना? असहिष्णु को हम लोग इंटॉलरेबल कहेंगे। ठीक है ना? असहिष्णु, जिसमें सहन शक्ति अब नहीं रह गई है। ओके, 11 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते 12 में कह रहा है कि गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थ। वेल्थ है ना, मतलब धन द्वारा सरकार चलाए जाने को क्या कहते हैं? धन को कह लीजिए, चाहे रिचेस्ट पर्सन कह लीजिए, रिचेस्ट पीपल कह लीजिए। कभी कभी सवाल को बदल भी देता है ना? सवाल है कि गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थ, है ना, वो सरकार जो कि वेल्थ से चले, धन से चले। तो धन का मतलब यहाँ रिचेस्ट पीपल रख लीजिए, है ना, कि धनी लोग उस समाज को चलाए, उस देश को चलाए, उस गवर्नमेंट को चलाए, उसको क्या कहते हैं? थियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी। ये बहुत बार ये पूछा गया है कि रिच पीपल द्वारा, है ना, शासन चलाए जाने को, सरकार चलाए जाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए प्लूटोक्रेसी। थियोक्रेसी में ये सब शासन की पद्धति है, आप ऐसे समझिए, सब शासन की पद्धति है, चलाने वाले अलग अलग हैं, है ना। जो रिच पीपल चलाए, रिचेस्ट पीपल चलाए, है ना, गवर्नमेंट को, वो कहलाएगा सर प्लूटोक्रेसी। आइए, थियोक्रेसी कौन चलाएंगे? धार्मिक गुरु चलाएंगे, रिलीजियस लीडर्स, है ना, धर्म द्वारा इस शासन की करते हैं। रिलीजियस लीडर चलाए तो वो कहलाता है सर थियोक्रेसी। अच्छा, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कि ये निरंकुश होगा, एक ही आदमी के हाथ में पूरा का पूरा शासन होगा। ठीक है ना? चलिए, निरंकुश को, है ना, निरंकुश को कहिए आप, है ना, क्या कहिए? ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप लोकतंत्र जानते हैं। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 12 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, करेक्ट, ए सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस यूरिन एक्सक्रीशन। वो पदार्थ जो कि, है ना, पेशाब की मात्रा को बढ़ा दे, पेशाब के उत्सर्जन को बढ़ा दे, हम पेशाब जो करते हैं उसके आउटपुट को वो बढ़ा दे, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? डेपिलेटरी, एनोडाइन, एफ्रोडिसियाक और डायरेटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को अगर पेशाब नहीं होता है तो डॉक्टर उसे क्या लेने का सलाह देगा? डॉक्टर उसे डायरेटिक लेने का सलाह देगा। डायरेटिक ऐसा चीज होता है जो कि हमारे पेशाब के मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई दवा हो सकता है, कोई खाने पीने वाला चीज हो सकता है, जैसे चाय। अगर आप चाय ज्यादा पीते हैं तो आप ज्यादा यूरिन पास करेंगे। कॉफी, अगर आप कॉफी ज्यादा पीते हैं आप ज्यादा पेशाब करेंगे। इसका मतलब है कि डायरेटिक क्या होता है? डायरेटिक क्या बढ़ाता है? तो यूरिन यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, मूत्र उत्सर्जन को बढ़ा देता है। जो शरीर में पेशाब की मात्रा को बढ़ा दे वो कहलाता है डायरेटिक। जैसे कि टी एंड कॉफी आर डायरेटिक सब्सटेंस। ठीक है, चलिए, डेपिलेटरी का मतलब क्या होता है? जो बाल हटाए, है ना। डेपिलेटरी भी क्या होता है? बाल हटाने वाला, कुछ भी ऐसा क्रीम हो सकता है, दवा हो सकता है, बाल हटाने वाला। चलिए, एनोडाइन क्या करेगा? दर्द, है ना, दर्द दूर करने वाला। चलिए, एफ्रोडिसियाक होता है पावर बढ़ाने वाला। चलिए, तो ये सारा चीज जो है ये बहुत अच्छे इसमें चॉइस दिया गया है, ऑप्शंस दिया गया है, आप इनको ढंग से पढ़ें। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 13 का राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात को आगे की ओर ले चलते हैं। नंबर 14 में कह रहा है क्या? टू डू अवे विथ ए लॉ। टू डू अवे विथ ए लॉ, डू अवे विथ का मतलब होता है समाप्त करना। देखिए, डू अवे विथ एक बढ़िया फ्रेजल वर्ब अपने आप में है, एक अपने आप में बढ़िया फ्रेजल वर्ब है। वर्ड रहेगा तभी आप वाक्य का भाव समझ पाइएगा। तो डू अवे विथ का मतलब होता है समाप्त करना। डू अवे विथ का मतलब समाप्त करना। किसी कानून को खत्म कर देने को क्या कहते हैं? इसमें से 4 ऑप्शंस दिया है, एनिलेट, एलिनेट, एग्रावेट, एब्रोगेट। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है समाप्त करना, कोई कानून, कोई नियम, कोई रीति रिवाज इत्यादि।
समाप्त करना। जैसे कि आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। आर्टिकल 370 एक कानून था, है ना, उस कानून को हटा दिया गया। तो आर्टिकल 370 को क्या किया गया, एब्रोगेट किया गया। चलिए, एनहिलेट का मतलब क्या होता है, नष्ट करना, खत्म कर देना। एनहिलेट अगर आप किसी चीज को करते हैं तो आप उसको खत्म कर देते हैं। एलिनेट का मतलब होता है नाराज कर देना, गुस्सा दिला देना। नाराज करना एलिनेट होता है। और एग्रावेट का मतलब होता है बदतर कर देना, बद से बदतर करना एग्रावेट कहलाता है। तो ये सारे ऑप्शंस भी क्लियर होते जा रहे हैं, आपका वर्ड पावर भी बढ़ते जा रहा है और वन वर्ड भी आप सीख रहे हैं। एक साथ कई काम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 14 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइए नंबर 15 में करेक्ट, द फायरिंग ऑफ सेवरल गन्स, है ना, ड्यूरिंग ए बैटल और एज ए पार्ट ऑफ सेरेमनी। एक साथ कई बंदूक चलाने को क्या कहते हैं। आप देखेंगे कि जब वार होते हैं तो एक साथ सैकड़ों सैनिक एक साथ गन चलाते हैं, या कोई चीज का जैसे कि कोई चीज सेरेमनी होता है तो एक साथ गन छोड़ा जाता है, ठीक है। इस एक साथ गोली के बौछार को हम क्या कहेंगे। चलिए, दिया सांबा, साल्वो, साल्व और नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो साल्वो होना चाहिए। साल्वो का मतलब क्या होता है, एक साथ गोली चलाने की प्रक्रिया को साल्वो कहते हैं, है ना। मतलब गोली की बौछार आप ऐसे समझिए, बौछार, है ना, साल्वो का मतलब बौछार, लेकिन बौछार किसका होगा, तो गोली का, ठीक है ना। गोली, गोला बारूद या गोली या गोला बारूद हम कह सकते हैं। गोला बारूद के बौछार को हम साल्वो कहते हैं। सांबा क्या है, एक डांस का नाम है। एक ये ब्राजील का एक फेमस डांस है जिसका नाम है सांबा। तो ए ब्राजीलियन डांस, है ना, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, ए ब्राजीलियन डांस। चलिए, तो इसका मतलब है कि 15 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 15 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए नंबर 16 में, रिलेटेड टू किडनी, वो चीज जिसका संबंध किडनी से है। किडनी से संबंधित चीज इसमें से क्या है। किडनी आपका नाउन हो गया, आप ऐसे समझिए, और ये सारे ऑप्शंस दिए गए एडजेक्टिव। तो किडनी का एडजेक्टिव हमें खोजना है। चलिए, सेरिब्रल, हिपैटिक, रीनाल और अक्यूलर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किडनी का जो एडजेक्टिव होगा वो रीनाल होगा, ठीक है ना। रीनाल का अगर कोई चीज, अगर रीनाल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम किडनी का प्रॉब्लम है। रीनाल का संबंध किडनी से होता है। चलिए, बाकी भी देख लेते हैं, है ना। सेरिब्रल का संबंध ब्रेन से होगा, मस्तिष्क से। हिपैटिक का संबंध लीवर से होगा, है ना। और अकुलर का संबंध आंख से होगा। चलिए, रीनाल का संबंध किससे है, किडनी से है ना, रिलेटेड टू किडनी। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 16 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइए नंबर 17 में, करेक्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ, कानून का जो विधिवत जो अध्ययन है, कानून का जो वैज्ञानिक जो अध्ययन, इसको क्या कहते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस, जुडिशियरी, जुडिशियल, नन ऑफ दीज। देखिए, जुडिशियरी का मतलब न्यायिक होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं, है ना, जुडिशियरी आज का बहुत अलग डायरेक्शन में जा चुका है जुडिशियरी, ठीक है ना। तो न्यायिक व्यवस्था को हम जुडिशियरी कहते हैं, न्यायिक व्यवस्था को हम लोग जुडिशियरी कहते हैं। जुडिशियल का मतलब न्यायिक होता है, ये भी एडजेक्टिव फॉर्म में न्यायिक होता है। लेकिन स्टडी ऑफ लॉ पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर जूरिस्प्रूडेंस होना चाहिए, न्याय शास्त्र, है ना। स्टडी ऑफ लॉ को कहेंगे हम लोग, जूरिस्प्रूडेंस को कहेंगे न्याय शास्त्र। इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ए होने वाला है। चलिए, हम लोग बात करते हैं नंबर 18 की ओर। करेक्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट थ्रू सर्जरी, है ना, सर्जरी के माध्यम से ब्रेस्ट को निकाल देने को क्या कहते हैं। ब्रेस्ट हटा देना सर्जरी के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार वन वर्ड के रूप में कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सर्जरी द्वारा ब्रेस्ट हटाए जाने को क्या कहते हैं, मास्टेक्टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी, वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। सारा टॉमी, देखिए टॉमी का मतलब हटा देना, सब में एक, है ना, क्या कहते हैं उसको, सफिक्स के तौर पर टॉमी जोड़ा गया है, तो टॉमी का मतलब रिमूवल होता है, आप ऐसे समझिए। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो मास्टेक्टॉमी होना चाहिए, ठीक है ना। स्तन हटा देना सर्जरी के माध्यम से, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं मास्टेक्टॉमी, है ना। स्तन निकाल देना या हटा देना को कहते हैं मास्टेक्टॉमी। चलिए, बाकी भी देख लेते हैं। हिस्टेरेक्टॉमी में क्या हटाया जाता है, यूटेरस, गर्भाशय निकाल देना, ठीक है ना। इसको सरल भाषा में कहें, गर्भाशय निकाल देना, ये कहलाता है हिस्टेरेक्टॉमी, निकाल देना। चलिए, वैसेक्टॉमी का मतलब क्या होता है, पुरुष की नसबंदी, है ना। पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं, पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं। और ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब जो बंद हो जाता है,
उसको खोलने को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। बंद फॉलोपियन ट्यूब को खोलना, बंद फॉलोपियन ट्यूब जो शरीर के अंदर है वुमेन के फॉलोपियन ट्यूब को खोलने को कहते हैं, वो खोलने को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना, खोलने की क्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 18 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 19 में, करेक्ट है, टू कट ए पार्ट ऑफ पर्सन्स बॉडी, किसी व्यक्ति के शरीर के अंग को काट देने को क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए, एम्प्यूटेट, म्यूटिलेट, मिटिगेट, चॉप। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए म्यूटिलेट। देखिए, जब तक मेडिकली ना कहे, मेडिकल तौर पर जब तक काटने की बात ना करे तब तक एम्प्यूटेट नहीं होगा। देखिए, एम्प्यूटेट में भी शरीर के अंग को काटा जाता है, थोड़ा ध्यान से समझिए, एम्प्यूटेट में भी शरीर के अंग को काटा जाता है, लेकिन मेडिकल तौर पर, मेडिकली आप ऐसे समझिए, सर्जिकली है ना, मेडिकल तौर पर शरीर के अंग को काटने को एम्प्यूटेट कहते हैं। लेकिन इस सवाल में कहीं भी मेडिकल जैसा शब्द इसमें नहीं लिखा गया है, इस सवाल में कहीं भी मेडिकल जैसा शब्द नहीं लिखा गया, इसका मतलब एम्प्यूटेट होने वाला है नहीं। अब इसका जो सबसे नजदीकी साइन होगा वो होगा म्यूटिलेट, ठीक है ना, 19 का आंसर बी होगा। ये दोनों का मतलब अंग भंग करना, अगर सरल भाषा में कहें तो इस दोनों का हिंदी हो तो अंग भंग करना, लेकिन एम्प्यूटेट का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां पर बात मेडिकली कहा गया हो, डॉक्टर द्वारा कहा गया हो, सर्जिकली कहा गया हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए म्यूटिलेट होगा। ठीक है, यानी कि हमारा 19 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा नंबर 20 में, करेक्ट, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, वो चीज जो कि मृत्यु को पैदा करे, अच्छा मृत्यु के रूप में ही वो खत्म हो जाए, मृत्यु में ही वो खत्म हो जाए, एंडिंग इन डेथ, मर जाए, वो खत्म हो जाए। इसके लिए एक वर्ड क्या है? फैटल, डेडली, सीरियस और डेंजरस। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फैटल। यदि कोई चीज फैटल है तो इसका मतलब है कि वो मतलब जो मृत्यु को उत्पन्न करे, ठीक है ना, जो मृत्यु उत्पन्न करे वो फैटल कहलाता है, जो मृत्यु उत्पन्न करे वो फैटल कहलाता है। चलिए, उत्पन्न करे वो फैटल कहलाता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखा है, जो कि रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार को रखें। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।